वो 16 मई 2025 की रात थी। गाजा में इन दिनों भी कोहरा छा जाता है। इजरायली सेना बेत लहिया अल अतातरा इलाके में अपनी तरह से बढ़ रही थी, धीरे धीरे, हौले हौले, देखते हुए, गोली चलाते हुए, डरते हुए कि कहीं हमास के फाइटर्स ना आ जाए। और फिर अचानक जैसे ही कोहरा साफ हुआ कुछ इलाकों में, एक हमास की फोर्स दौड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उनको दिखा, वो पीछे हटे। जब वो पीछे हटे तो उन्होंने देखा पीछे से भी एक फोर्स आ रही है। उसके बाद जो आगे वाली फोर्स थी, वो फोर्स थी ही नहीं, वो एक मृग तृष्णा थी, एक इल्यूजन था जो हमास ने क्रिएट किया था कुछ गाजा के सिविलियंस को दौड़ते हुए दिखा के, और फिर वो दूसरी गली में चले गए। उधर से जो पीछे वाली फोर्स आ रही थी उसने हमला कर दिया, और जो पीछे वाली फोर्स थी उसके पास शावेज एक्सप्लोजिव्स थे और टैंडम शेल था। उन लोगों ने आरपीजी से टैंडम शेल मारा, और उसके बाद उन्होंने जो शावेज एक्सप्लोजिव्स हैं वो इजरायलीज पे छोड़ दिए। फिर लगातार एक तीसरा ग्रुप आया और उसने गोली चलाना शुरू किया। यह पूरा जो घटनाक्रम 16 मई का है, इसमें इजराइल के 3 सैनिक मारे गए और करीब 11 घायल हो गए, लेकिन दुनिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि इसकी खबर आ जाई है। उसी तरह से 17 मई, उसी तरह से 18 मई, उसी तरह से आज 19 मई 2025, इन बीते 4 दिनों में हमास ने कम से कम 12 इजरायली सोल्जर्स मार गिराए हैं। किसी को मानना है माने, किसी को नहीं मानना है ना माने, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। जो चीज सामने है, और इजराइल इसीलिए इसके लिए तैयार हुआ कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में ले आएगा। जी हां, कल ही कैबिनेट में, इजरायली कैबिनेट ने यह फैसला किया कि ह्यूमैनिटेरियन एड हम कुछ हद तक अलाउ कर देंगे। हालांकि उसके पीछे भी इजराइल की बहुत बड़ी राजनीति है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के आज के कार्यक्रम को हम थोड़ा दूसरे अंदाज में पेश कर रहे हैं। हर दिन हम एक नया स्टाइल आपके बीच लाने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम देखिए घटनाओं को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ आपको हम वीडियोस भी दिखाएंगे, और उन वीडियोस में आपको एक अलग तरह की झलक दिखाई पड़ेगी और पूरी परिस्थितियों को समझने में आपको मदद मिलेगी। अब देखिए, जो इजरायली सेना या इजरायली अथॉरिटीज जो एक प्रपोजल ला रही है एड का, वो क्या है? वो 24 मई से संभवतः लागू होना है, या इजराइल कह रहा है जल्दी भी हो सकता है, अभी उसने कोई डेट नहीं दी। उसमें वो ये कह रहा है कि उसका जो ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया है गाजा में, उस ग्राउंड इन्वेजन में जो उसकी सेना है वो सदर्न गाजा में सारे इजरायलीज को पुश करेगी, या अगर वो ये सारे फिलिस्तीनियों को धकेलेगी। सारे फिलिस्तीनियों को ना भी ढकेल पाए तो उनकी प्लानिंग है कि राफा और मोराग एक्सिस के बीच में, जो कि एक छोटी सी स्ट्रिप है 7-8 किलोमीटर की, वहां पर उनकी सेना तैनात होगी। वहां पर एड आएगी, वहां पर खाने के पैकेट्स आएंगे, मेडिसिन आएंगी, बेसिक, एकदम बेसिक चीज आएंगी, और उसको कुछ अमेरिकन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अब यह देखिए साफ है कि अब जैसे पहले इजराइल ने भूखमरी को एक हथियार बना दिया था, वेपनाइजेशन ऑफ स्टारवेशन, कि गाजा के लोगों को भूखा मारो, ये एक हथियार इजराइल एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब उस भूखमरी को खत्म करने के नाम पे जो थोड़ी बहुत, एक कम से कम लोग भूखे ना मारे, बस थोड़ा बहुत कोई खाना उन तक पहुंच जाए, थोड़ी बहुत दवाएं पहुंच जाए, उसको भी वेपनाइज कर रहा है, यानी राहत सामग्री का भी हथियारीकरण कर रहा है, दोनों चीजों का। और इसको लेके जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है। इसको लेके हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। हमास ने कहा है कि इस तरह से जो एक वेपनाइजेशन आप कर रहे हैं, और ये जो गाजा के लोगों को फिर से एक तरह से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि फिर उन्हीं लोगों को वो बाहर भी ढकेलेंगे, जिन लोगों को वो एड पहुंचाएंगे उनको वो बाहर भी ढकेलेंगे, और बाकी जो लोग हैं उनको वो दिखाएंगे कि देखो इनको हम एड दे रहे हैं, तुम भी इधर ही आओ। और उधर आएंगे लोग तो बड़ी बुरी हालत में उनको मार भी सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं, और बड़ा नरसंहार कर सकते हैं, और वो उनको वहां से गाजा से बाहर भी कर सकते हैं। और इसको लेके जो 2 राइट विंग मिनिस्टर्स हैं, इतमार बिन गिवर ने तो इसका विरोध किया, जो स्मोत्रिच है दूसरा, उसने तो ये कह दिया कि ये भी हमारे उस प्लान का हिस्सा है जिसमें हम गाजा को मिलिटरीली ऑक्यूपाई करेंगे और हम
फिलिस्तीनियों को थोड़ा बहुत खाना पीना देके फिर हम उनको वहां से गाजा से बाहर कर देंगे। ये देखिए एक खतरनाक प्लानिंग, सबसे बड़ी खबर ये है। और इसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस हो रहा है, उस रेजिस्टेंस को लेके भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो गाजा हो। ईरान के फ्रंट पे भी, लेबनान के फ्रंट पे भी ये साफ हो गया है कि जो इजराइल सोच रहा था या जो अमेरिका सोच रहा है, उसको कहीं भी किसी भी तरीके से उसकी जो पॉलिटिकल रणनीति है वो फेल हो रही है। अब देखिए, अब कल एक और घटना हुई, कल यानी 18 मई 2025, कल एक और घटना हुई जब इजराइल में, जो इजराइल मेन है, मेन स्ट्रीम जो मेन एरिया है इजराइल का, वहां पर एक फिलिस्तीनी ने एक बस में एक आईडीएफ महिला ऑफिसर पे थूक दिया। और उस पे मैंने ये लिखा कि ये इस दौर में, नरसंहार के दौर में इजरायली सेना की एक घृणित अफसर पे थूकना नैतिक, न्याय संगत और प्रतिरोध का कार्य है। इन द एज ऑफ जेनोसाइड, स्पिटिंग ऑन एन ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सली हेटेड इजरायली आर्मी इज मॉरल, जस्ट एंड एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो पूरी, अच्छा उसके साथ और देखिए, जो ब्रिटेन से चौंका देने वाली खबर आ रही है। एक संगठन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, ये करके संगठन ब्रिटेन में है। उसको सुनने में ऐसा लगेगा कि कुछ यहां के बजरंग दल टाइप होगा, लेकिन नहीं, वो एक ऐसा संगठन है जो हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करता है। और उसमें एक करिश्मा पटेल नाम की एक महिला हैं जो काम करती हैं, जो बीबीसी में थी और जिन्होंने बीबीसी छोड़ा, मतलब बीबीसी की नौकरी छोड़ दी इस बात पे कि बीबीसी गाजा की लड़ाई की असली कवरेज नहीं कर रही है। और फिर यही करिश्मा पटेल, इन्होंने कल एक डेमोन्स्ट्रेशन था ब्रिटेन में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स का, और उसमें ये बड़ा बैनर लेके कि हिंदूज स्टैंड फॉर पैलेस्टाइन, हिंदूज स्टैंड फॉर पैलेस्टाइन, ये बैनर लेके वो खड़ी हुई। सोशल मीडिया में बवाल हो गया, लगातार हिंदुत्व ट्रोल्स उन पे हमला करते रहे, लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम लोग तो हिंदू नाम से काम करते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, लेकिन हम गाजा में जो नाइंसाफी हो रही है उसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने भी हिंदुत्व ट्रोल्स को हमला किया। और जरूर पहले कहीं ना कहीं एक जो शुरुआती दौर में जब बीजेपी सत्ता में 2014 में आई थी, तो जो एक विश्व में माहौल बना था कि हिंदुओं को भी अधिकार मिलने चाहिए, हिंदुओं के अधिकार जा रहे हैं, तो उसको लेके जरूर ये संगठन बना होगा कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद अब देखिए वो इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ये संगठन आज की तारीख में साम्राज्यवाद विरोधी हो गया है। ये आज की तारीख में गाजा के साथ खड़ा है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। और आपको बता दें, जो मेरी किताब वॉर ऑफ सिविलाइजेशन है, जिसमें हमने कहा कि 1 करोड़ हिंदुस्तानी मारे गए थे 1857-1867 के बीच में, यह संगठन उस मुद्दे को उठाने जा रहा है ग्रेट ब्रिटेन में। पहले भी उठाया था कुछ इंग्लैंड के ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन यह संगठन उठाने जा रहा है। उसके बाद देखिए, जो एड की बात है उसको लेके एक और बयान आया गाजा के जो मीडिया ऑफिस है कि 500 एड ट्रक्स चाहिए और 50 फ्यूल ट्रक्स चाहिए, यानी 500 खाने और दवाइयों से भरी ट्रक और 50 फ्यूल की ट्रक चाहिए रोज। और इसको लेके इजराइल जरा भी सीरियस नहीं है, वो पूरी तरह से बस कुछ खाना बढ़ जाए, कुछ जैसे होता है कि किसी रेस्टोरेंट के टेबल में लोग बैठे हैं, कुत्तों को खाना डालते हैं, उस तरीके की पूरी स्थिति इजराइल पैदा करना चाहती है। और इसको लेके हमास ने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर एक बड़ी घटना गाजा में आज हुई, जब एक इजरायली स्पेशल फोर्स खान यूनिस में घुसी और उसका इंटेंशन था जो कुछ इजरायली कैदियों को छुड़ाना। अब देखिए, इजरायली कैदी कहां हैं, वो आज तक इजराइल पता नहीं लगा पाया। कोई ऐसी घटना नहीं घटी, एक घटना बस हुई थी जिसमें 3 इजरायली कैदियों को इजराइल ने दावा किया था कि उसने छुड़ाया है 2024 में, और वो घटना ये निकली कि हमास ने खुद ही उनको छोड़ा था कि तुम लोग निकल जाओ। तो अभी जो प्रिजनर्स को, यानी जो इजरायली प्रिजनर्स हैं, जो कि 24 इजरायली प्रिजनर्स, इजरायली होस्टेजेस हमास के पास है, उनको छुड़ाने के नाम पे एक स्पेशल यूनिट खान यूनिस में इंटर की इजराइल, और वहां पर उनको नहीं पता था एक हमास का फाइटर वहां पर था और उसका नाम सलादीन अहमद सरहन वहां पे था। वो हथियारबंद था
यह भी हो सकता है कि वो उनके लिए वेट कर रहा था। उसने देखते ही उनको गोली चला दी, और जब गोली चली है तो 2 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए हैं, और उन लोगों ने भी गोली चलाई तो सलाहुद्दीन सरन शहीद हो गए। उन्होंने लेकिन एक बड़ा अटेम्प्ट जो इजराइल का था कि कुछ फर्जी इस तरह के प्रिजनर्स पैदा करके, या कुछ लोगों को, कुछ प्रिजनर्स को, यह भी हो सकता है कि इजराइल ने पहले किया है कि वो घुस के कुछ प्रिजनर्स को मार दें और फिर कहें कि वो हमास ने मारा है, या फिर यही कह दें कि देखिए प्रिजनर्स तो सारे मारे जा रहे हैं, अब फायदा क्या है। क्योंकि नेतन्याहू बहुत नर्वस है। जो आंदोलन इजराइल में चल रहा है प्रिजनर्स को छुड़ाने का, जो एक सेटलर्स मूवमेंट चल रहा है, और जिसको लेके आज एक बड़ी कॉल आई है कुछ बड़े नेताओं द्वारा। यार गोलेन जो कि इजराइल की डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है, उन्होंने कहा है ओवरथ्रो ऑफ नेतन्याहू, यानी नेतन्याहू के राज को उखाड़ फेंको। अब जब यह बात आ गई है, और पहले भी आपने ये सुना होगा, लेकिन यह बढ़ता जा रहा है, यह रुक नहीं रहा है। इसको जैसे जैसे नेतन्याहू एक एग्रेशन दिखा रहा है गाजा में, उसके हिसाब से इंटरनल फ्रंट पे भी तो इसको रोकना चाहिए था ना। अगर आप आक्रामक हैं तो आपका जो देश है वो क्यों नहीं आपके साथ है, और वो और ज्यादा उसमें विघटन बढ़ रही है। ये एक देखिए आज की जो घटना ये खान यूनिस में हुई है, और उसमें इजरायली जो स्पेशल यूनिट थी अपना बहुत सारा इक्विपमेंट छोड़ के भागी, और वो सब हमास के हाथ में लग गया है। एक जो ये महान शहीद हैं, इनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। इस तरीके से जो एक बहादुरी की जो मिसालें पेश की जा रही हैं, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। उसके बाद देखिए एक एमनॉन आब्रोमोविच करके इजराइल की चैनल 12 के एनालिस्ट है, उन्होंने कहा है कि भाई सेना एग्जॉस्ट हो गई है, इजराइल की सेना थक गई है, और ये थकी हुई सेना से, और जिसमें अब तुम 45 साल के ऊपर लोगों को भी रिक्रूट कर रहे हो, इस थकी सेना को तुम ले जाके गाजा में कहां फंसाओगे। ये हमास के लिए सिटिंग डक्स है, यानी ये ऐसे टारगेट है जो कि जाएंगे, हमास उनको मार देगा। और उसके पीछे कल एक आर्टिकल आया था डेविड हर्स्ट का, जो कि एक बड़े ब्रिटिश एनालिस्ट हैं। उन्होंने 3-4 चीजें बताई। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी समस्या इजराइल की है कि इजरायली सेना, और जो पहले फेल की इजरायली सेना गाजा में, जो पहले 15 महीने की लड़ाई चली, वो उसकी वजह यह है कि वो सेना अगर वो पीछे हटती है तो वो उसको रिट्रीट देखा जाता है, अगर वो आगे बढ़ती है तो हमास के सोल्जर्स उसको आगे बढ़ने देते हैं, एकदम से कहीं पीछे से निकल के मार देते हैं। और सेना अगर ठहर जाए तब फिर जो ये हमास के सोल्जर उनको मार देते हैं। जो जिस तरह की लड़ाई हमास लड़ रहा है टनल्स के माध्यम से, उस पूरी लड़ाई में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि सेना या तो ठहरे या आगे बढ़े या पीछे हटे, और तीसरी चीज सेना कर नहीं सकती, और आगे बढ़े तो कहां तक बढ़े। क्योंकि देखिए क्या है, लड़ाई में, युद्ध में, जैसे अभी आपने भारत और पाकिस्तान में देखा है, जो लिमिटेड जो भी हुआ स्कर्मिश हुई, तो उसमें आप तो भाई वहां, अच्छा ये तो चलिए ड्रोन्स तक ये लिमिटेड था, इसमें कोई वैसे हवाई जहाज भी एक दूसरे के नहीं आए। लेकिन आप सोचिए कि कोई और लड़ाई ले लीजिए जिसमें ग्राउंड फोर्सेस जा रही हैं एरिया को कब्जा करने के लिए, उसमें उनको कोई एक जगह होनी चाहिए ना कब्जा करने के लिए, कि भाई गाजा को हम कब्जा करेंगे, ठीक है, गाजा, अच्छा हमास को खत्म करेंगे, गाजा को कब्जा हमास। अब हमास का कोई ऑफिस होना चाहिए, हमास का एक जगह होना चाहिए कि हमास के लोग एक लास्ट स्टैंड ले रहे हैं, कोई बैरिकेडिंग कर रहे हैं जिस पे आपने कब्जा कर लिया। ये शुरू में भी दिक्कत आई थी, और अभी और ज्यादा आ रही, क्योंकि अब तो हमास इस लड़ाई में और ज्यादा सिद्धस्त हो गया है। उसको ये बात और ज्यादा समझ में आ गई कि यही तरीका लड़ने का, कि बिल्कुल गायब हो जाओ, सेना को आने दो, आगे बढ़ेगी तो मारी जाएगी, पीछे हटेगी। और जो शुरू में मैंने आपको बताया जिस घटना के बारे में, उसमें यही हुआ, उसमें सेना आगे बढ़े या पीछे हटे, इसी पशुपेश में थी, और हमास के फाइटर्स ने स्ट्राइक कर दिया और मार दिया। और यही ऐसी घटना है। अभी तो 16 मई की घटना की खबर आ जाइए, अभी 17, 18 और आज भी जो घटनाएं हुई हैं उनकी खबर अभी कल परसों नरसों में आएगी। क्यों? क्योंकि पहले जो हो रहा था, हमास ने अब अपना कम्युनिकेशन भी लिमिटेड कर दिया, क्योंकि हमास को लग रहा है किसी भी तरीके से वो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करेगा। और बिल्कुल सही बात वो लोग सोच रहे हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करेगा, टेलीग्राम भी अगर यूज करेगा तो भी वो उसको, जो इजरायलीज के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह की आ गई है कि वो उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने न्यूज ही रिस्ट्रिक्ट करनी शुरू कर दी। अब
उसके लिए आपको पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट चाहिए, कुछ सोर्सेज चाहिए ग्राउंड पे। और अमरीश मिश्रा स्पीच की खासियत है कि उसके पास हैं ऐसे सोर्सेज, लेकिन और किसी के पास नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और आपको बताएं, अभी कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसमें हॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, जो कि गाजा के सवाल पे बोलती रही हैं, लेकिन उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में गाजा के पक्ष में बोला और इजराइल के जेनोसाइड का विरोध किया। और यह एक बड़ा ट्रेंड है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ थे, जैसे नटाली पोर्टमैन या जैसे पीएस मॉर्गन, ऐसे लोग जो हैं, जो जैसे नटाली पोर्टमैन तो एक जूइश एक्ट्रेस है हॉलीवुड की, और पीएस मॉर्गन एक बहुत बड़े टीवी पर्सनालिटी है। अब ये लोग इजराइल के साथ थे 7 अक्टूबर के बाद, लेकिन अब इनका पूरा का पूरा टोन बदल गया है। और ये जो एक है, ये लगातार एक विकसित होती परिस्थिति है। द होल इश्यू इज दैट द डीग्लैमराइजेशन ऑफ इजराइल, द डीग्लैमराइजेशन एंड द डीजनरेशन ऑफ इजराइल। कैसे इजराइल धीरे धीरे दुनिया के लोगों के आंखों में, जो इजराइल एक अपनी महिलाओं को, महिला फौज को आगे करता था, खूबसूरत महिलाएं मिलिट्री गियर में डांस कर रही हैं, ये कर रही हैं, इस तरीके से प्रचारित करता था, वो सब एक जो ग्लैमर था वो सब खत्म हो गया है, खत्म, कुछ है ही नहीं। और इसीलिए आप देखिए तो अब एक जो कोल्ड क्रूड रियलिटी है कि तुम बच्चों की हत्याएं कर रहे हो, तुम नरसंहार कर रहे हो, वो सारी बातें खुल के सामने आ गई। और इसीलिए देखिए आज ईरान ने जो अमेरिका पर फिर हमला किया, और ईरान ने कहा कि जो न्यूक्लियर डील अमेरिका जिसकी बात कर रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट मत करो, उसमें ईरान ने साफ किया था यूरेनियम इनरिचमेंट तो हमारा राइट है, उसको हम कैसे यूज करें हथियार बनाने में या पीसफुल मीन में, वो उस पर बात हो सकती है, लेकिन वहां भी हमारा अंतिम वीटो हमारा है, ईरान का है। ईरान एक स्वतंत्र राज्य है और ईरान के पास ये राइट है कि वो अपने यूरेनियम जो इनरिचमेंट वो करे। तो ये तो कहने ही नहीं चाहिए अमेरिका को कि यूरेनियम इनरिचमेंट रोक दो, इसके लिए तो हम तैयार ही नहीं हो, और उसके बाद अगर बात करनी है तो करो। और अमेरिका कल तक अड़ा हुआ था कि नहीं यूरेनियम इनरिचमेंट, और आज अमेरिका ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगले राउंड की बातचीत बताइए कहां होगी, ओमान में होगी, मस्कट में कि रोम में होगी। यह है परिस्थिति। उसके बाद देखिए जो लेबनान में इलेक्शंस हुए, म्युनिसिपल लेवल्स के, लोकल बॉडीज के, अब उन इलेक्शंस में उम्मीद थी कि हिजबुल्लाह साफ हो जाएगा, और हिजबुल्लाह ने इस तरह का एटीट्यूड भी शुरू में दिखाया था कि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है इन इलेक्शंस को लड़ने में। लेकिन जब नतीजे आए तो लोग सरप्राइज हो गए कि हिजबुल्लाह के लोग और हिजबुल्लाह के जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे बैनर के तहत लड़ी थी, और उनमें कई शहर जैसे बेका वैली के बहुत सारे शहर हैं, और भी जो नॉर्थ मतलब लिटनी रिवर के नॉर्थ में और साउथ दोनों में जो छोटे छोटे कस्बे हैं, उनमें हिजबुल्लाह की जो फोर्सेज हैं वो जीती। ये बाद में पता चला। ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल कदम हिजबुल्लाह का था, और इससे जो जुड़ी बात आ रही है सामने कि क्योंकि म्युनिसिपल बॉडीज, म्युनिसिपल जो काउंसिलर्स होते हैं, बहुत दिन से इनका इलेक्शन नहीं हुआ था लेबनान में, इनके पास राइट्स काफी होते हैं। तो अब जब हिजबुल्लाह के लोग इतनी एक बड़ी जीत उनकी हुई है, तो फिर वही बात आ गई है लेबनान की पॉलिटिक्स में कि हिजबुल्लाह को तो हम खत्म कर नहीं सकते। जनता वहां पर सड़क पे आ गई, बेरूत में बवाल हो गया। तो अब जो लेबनान में जो अमेरिका और इजराइल की कोशिश थी कि हम हिजबुल्लाह को आइसोलेट करें, वो कोशिश बुरी तरह से फेल हो गई। उसके बाद देखिए जो यूक्रेन और रशिया में जो बातचीत का पूरा एक इधर उधर चल रहा है, पेंडुलम कभी उधर स्विंग करता है, कभी इधर स्विंग करता है, किसी को पता ही नहीं कि अभी आगे क्या होना है। ट्रंप का जो पूरा एक माहौल बनाया था ट्रंप ने, वो पूरा ढह गया है। उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिख रहा है वो गाजा में काम नहीं कर रहा है, वो कहीं नहीं काम कर रहा है। और उसमें जो भारत में क्रेडिट लेने की कोशिश हुई उसको भी लेके मतलब भदी पिटी ट्रंप की। अब जो यूक्रेन और रशिया को लेके अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं प्यूटिन से बात करूंगा। वो कितने दिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्यूटिन फोन नहीं उठा रहा है, और इस बात को कोई कह नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं पहली बार, प्यूटिन नहीं उठा रहा है।
और ट्रंप डेस्परेट है, उसने कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं देखा, क्योंकि उसने इंप्रेशन ये दिया है कि पुतिन उसका दोस्त है, उसकी हर बात मानेगा, और यूक्रेन और रशिया की वॉर तो हम आते ही ठीक कर देंगे, ये उसने कहा था। और अब देखिए ये परिस्थिति आ गई, और इसमें देखिए जो गाजा में हालात हैं और जो ईरान में हालात हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि रशिया भी देख रहा है ना, रशिया भी अल्टीमेटली वो ईरान का एलाई है, चाइना भी ईरान का एलाई है, आप जानते हैं। और चाइना के बारे में हम आपको रोज खबरें बता रहे हैं, और आज भी खबर आई है कि ताइवान को लेकर चाइना ने नई धमकी दी है कि ताइवान पे अगर हम चाहें तो हम ताइवान पे कब्जा कर सकते, कोई रोक नहीं सकता हमको। ये तो हम हैं जो एक रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं। तो अमेरिका ये सब बातें करना बंद करे, और जो एशिया पैसिफिक रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है, जो साउथ चाइना सी है, यहां पर जो वो एक ऐसी एंटी चाइनीज गतिविधि कर रहा है, उसको वो रोके। ये बात चाइना ने कही। उधर देखिए जो बेलारूस में और रोमेनिया में यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो एक कैंडिडेट सपोर्ट किया गया था, वो जीत गया। अब लोगों ने कहा कि जो एक रशिया द्वारा सपोर्टेड कैंडिडेट था, वो हार गया। लेकिन उसके बाद उसमें पूरी उल्टी सच्चाई निकली कि जो जीता है उसने रशिया के फेवर में एक बयान दे दिया, और उसने हंगरी, क्योंकि हंगरी का जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया के साथ हैं, ओबरॉन, तो उनके फेवर में भी बयान दे दिया। अब इससे पूरा फिर से जो वेस्ट के कैलकुलेशंस थे रोमेनिया को लेके कि एक एंटी रशियन फ्रंट हमने एक और खोल दिया है, वो भी ध्वस्त हो गया। तो ये देखिए, ये एक बड़ी जो जियोपॉलिटिक्स की जो एक पूरा जो चेंजिंग डायनेमिक्स है, उसको भी ये दिखाता है। हमने शुरू किया गाजा से, हम खत्म कर रहे हैं यहां पर जो पूरी एक सिचुएशन रशिया और चाइना फ्रंट पे है। और देखिए कल से हम एक 4 PM पे एक हेडलाइंस लेके आपके बीच आएंगे, एक शॉर्ट प्रोग्राम, और उसके बाद डिटेल प्रोग्राम जो 8 से 9 के बीच में आता है, वो फिलिस्तीन पर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।